नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वाधीनता संग्राम इस टॉपिक को देखेंगे। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इससे एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भारत में विदेशियों में हम केवल यूरोप से जो आए थे उनकी बात करेंगे, उनके आने का क्रम क्या था। पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या था, तो आपको इसको PDEDF इससे याद रखना है। तो P से हो जाएगा पुर्तगाली, मतलब जो पुर्तगाल से आए थे। D मतलब डच, जो डच है वो अभी जो नीदरलैंड है तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको डच बोलते हैं। ई का मतलब हो गया अंग्रेज, और जो दूसरा डी है इसका मतलब है डेनिश, मतलब डेनमार्क। और लास्ट में एफ मतलब फ्रांसीसी। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। एक क्वेश्चन ये भी है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। गोवा को 1761 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था ना। 1761 में नहीं, 1961 में, 1961 नहीं, 1971 में, 61 था कि 71, 1961 में यहाँ आज़ाद कराया गया था गोवा को पुर्तगालियों से। सबसे पहले जो भारत में आया था विदेशी, वो समुद्र का रास्ता जो ढूंढा था वो थे वास्को डी गामा। जो पुर्तगाल के थे वो 1498 में केप ऑफ गुड होप के जरिए, मतलब इस रास्ते से भारत आए थे। ये जो केप ऑफ गुड होप है ये जो साउथ अफ्रीका है ना उसके जस्ट बिल्कुल नीचे पड़ता है। जैसे अपने यहाँ कन्याकुमारी वैसे ही वहाँ पे केप ऑफ गुड होप। और ये भारत में कालीकट पहुँचे थे। अभी जो केरल है ना वहाँ पे कालीकट में पहुँचे थे, और वहाँ के जो राजा थे उनको टाइटल जमोरिन होता था, तो वो उसने वहाँ पे उसको स्वागत किया था। और फिर यहाँ से वो इलायची और काली मिर्च ले गया था जिसको उसने वहाँ यूरोप में कई गुना दाम में बेचा था, तो जिससे वहाँ पे और दूसरे जो व्यापारी थे उन्होंने भी कोशिश किया कि हम भी भारत जाएं। अब हम लोग यहाँ पे केवल अंग्रेज़ों के बारे में बात करेंगे, इसी से आपके क्वेश्चन आने के चांस हैं, सिलेबस से भटकना नहीं है। तो जो पहला अंग्रेज़ था वो 1588 में आया था, अकबर के समय। पहला अंग्रेज़ जो भारत आया था वो था राल्फ फिंच, वो अकबर के समय पे आया था भारत। 1600 ईस्वी में पता ही होगा कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और ये भी क्वेश्चन बन चुका है पहले एग्जाम्स में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो वो थी एलिजाबेथ प्रथम। और 1600 ईस्वी में ही ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, और उसे चार्टर ऑफ 1600, जो 1600 ईस्वी का जो चार्टर था उसके तहत अगले 15 वर्षों के लिए भारत से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। मतलब ब्रिटेन की केवल एक ही कंपनी होगी, वो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत से व्यापार करेगी। मतलब ब्रिटेन की और कोई भी कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आएगी। इसका मतलब ये है एकाधिकार का मतलब। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस था, वो हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया था और सूरत बंदरगाह पे उतरा था। तो जो विलियम हॉकिंस था वो किस जहाज़ से भारत आया था, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो वो हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया था। और जो ब्रैकेट में लिखा है रेड ड्रैगन, तो रेड ड्रैगन टोटल फ्लीट का नाम था। अब उस समय समुद्र का रास्ता सही तो होता नहीं था, अनुमान से लोग काम करते थे, तो एक जहाज़ केवल नहीं चलता था, कई जहाज़ एक साथ चलते थे। तो उस फ्लीट का नाम था रेड ड्रैगन, और रेड ड्रैगन फ्लीट में से हेक्टर जहाज़ से विलियम हॉकिंस भारत आया था। और ये आगरा में जहांगीर के दरबार में पेश हुआ था। मतलब उस समय जो मुग़ल शासक था 1608 में 1627 तक भारत में जहांगीर का शासन रहा है ना, तो ये जहांगीर के शासक मतलब दरबार में प्रकट हुआ, पेश हुआ था। ये कई भाषाओं का जानकार था, और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी।
तथा इसको 400 मनसब भी दिए थे। उस समय मनसबदारी प्रथा लागू थी ना अपने यहाँ। आगे देखते हैं, वर्ष 1611 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री वो मूसलीपट्टनम में लगाई। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने के लिए शाही फरमान जारी किया। सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जहांगीर ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने के लिए शाही फरमान, एक आप समझ लीजिए कि एक आर्डर पास किया कि उससे अब ये हो गया कि अंग्रेज़ भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो ये 1613 में इजाज़त मिली व्यापार करने की। 1613 में ही अंग्रेज़ों ने टॉमस एल्डवर्थ की अध्यक्षता में सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई। तो अंग्रेज़ों की भारत में पहली स्थायी फैक्ट्री जो थी वो तो सूरत में थी 1613 में। 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर टॉमस रो भारत आया और यह अजमेर में जहांगीर के दरबार में पेश हुआ। जो टॉमस रो था ये 1615 में भारत आया और जहांगीर इस समय अजमेर में था, तो उस समय अजमेर में इसके दरबार में पेश हुआ। यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि 1600 में जैसे बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और 1615 तो ये टॉमस रो भारत आए, तो इस समय तो इसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत से व्यापार करने की जो इजाज़त थी वो ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन 1909 में ही जो जेम्स प्रथम था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। आगे इम्पोर्टेंट एक घटना ये होती है कि 1632 में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा पे आक्रमण कर दिया। तो जो वहाँ का शासक था उसने गोलकुंडा के शासक के जो क्षेत्र था उसमें अंग्रेज़ों को व्यापार करने की इजाज़त दे दी, उसके लिए गोल्डन फरमान जारी किया। 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बालासोर और हरिहरपुरा में फैक्ट्री स्थापित की। बालासोर आप नाम सुनते होंगे, यहाँ से रॉकेट जो इसरो प्रक्षेपण करता है ना, ये उड़ीसा के तट पे है बालासोर। इसका नाम आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता रहता है। अगला जो ईयर इम्पोर्टेंट वो है 1661, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन का राजा चार्ल्स सेकेंड था उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। और उस समय जो पुर्तगाल था वो मतलब बम्बई था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगालियों ने जो बम्बई था वो भेंट में दे दिया चार्ल्स सेकेंड को। और चार्ल्स सेकेंड ने क्या किया कि जो बम्बई था वो 10 रुपये प्रति वर्ष किराए के बेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। आप समझ लीजिए कितना सस्ता उस समय इसको माना जाता था। उस टाइम पीरियड पे जो मेनली जो व्यापार था वो जो एरिया समृद्ध था वो बंगाल का था। उस समय बम्बई इतना विकसित नहीं था। नोट पे मैंने यहाँ पे लिखा है बम्बई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बम्बई का संस्थापक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पहुंची और वहाँ पे आगे क्या क्या ग्रोथ हुई। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो 1651 में जो बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा, उसने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की इजाज़त दी। और 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन इनकी गलत नीतियों की वजह से 1686 में औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों के जो जहाज़ थे और जिस एरिया में रहते थे उसको बुरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ से बाहर कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर उनको वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी कुछ शर्तों के साथ। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मैंने बम्बई का बताया वैसे ही 1698 में जॉब चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। पहले क्वेश्चन आ चुका है कि कलकत्ता शहर को किसने बसाया था, तो वो जॉब चारनाक था। नाम ही आपको याद रखना है, ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ष 1700 में अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम, ये किला था एक, उसकी स्थापना की कलकत्ता में। और ये जो इसका प्रथम गवर्नर था वो था चार्ल्स आयर। तो ईयर पूछ लेता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी, वो 1700 में हुई थी। ये थोड़ा सा जो ये
PDF है, मतलब ये पेज है, थोड़ा सा इस क्लियर नहीं है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। अंग्रेज इनसे बहुत डरते थे, औरंगजेब से। वो इंतज़ार कर रहे थे कब इसकी डेथ हो तो फिर आगे वो यहाँ पे अपना बंगाल का जो एरिया है इसमें कब्जाना शुरू करें। 1717 में 1707 से 1717 के बीच उत्तराधिकार में कई इसके जो आगे के आए शासक, उनके बीच, मुग़ल शासकों की बीच लड़ाई होती रही। तो 1717 में जो उस समय का मुग़ल शासक था वो था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को गणितकायर के नाम से जाना जाता है, ये पहले एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसको हो गया था फोड़ा। तो यहाँ के जो वैद्य थे वो इसका इलाज कर नहीं पा रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने हैमिल्टन को भेजा। तो हैमिल्टन ने इसका जो फोड़ा था उसको सही कर दिया। तो खुश होकर फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों के लिए दस्तक जारी किया, और इसके आधार पे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को 3000 रुपये प्रति वर्ष के जो रकम थी इस पे बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। मतलब अब उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो वहाँ पे अपनी मर्जी से वो व्यापार कर सकते हैं। 3000 रुपये प्रति वर्ष पे। वर्ष 1719 में हुआ क्या इसके बाद कि जो बाकी दूसरे व्यापारी थे उनको तो बहुत वहाँ पे दिक्कत होने लगी व्यापार करने में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सामान सस्ते में अवेलेबल कराती थी। तो वहाँ का उस समय जो बंगाल का सूबेदार था वो था मुर्शीद कुली खां, और ये समझ गया था कि अब मुग़ल शासक उतना शक्तिशाली नहीं है, तो उसने क्या किया कि बंगाल को मुग़ल से अलग कर लिया और एक बंगाल में अलग राज्य की स्थापना की मुर्शीद कुली खां ने। अब हम लोग देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है 1756। मुर्शीद कुली खां के बाद आगे एक और बाद में जो भी हैं वो नहीं देखना हमको, उसके बाद देखना है सीधा अलीवर्दी खां। जो अलीवर्दी खां था वो 1756 में बंगाल का नवाब था और इसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ के बाद सिराजुद्दौला 22 वर्ष की एज में बंगाल का नवाब बना। जो सिराजुद्दौला था वो अलीवर्दी खां की पुत्री का बेटा था, मतलब आप ये समझ लीजिए छोटी पुत्री का बेटा था। सिराजुद्दौला का नाना था अलीवर्दी का। और इसका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि अलीवर्दी खां बोलता था कि अंग्रेज़ जो हैं वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, मतलब आप इनको छेड़छाड़ नहीं करोगे तो उससे शहद मिलेगा, और यदि छेड़छाड़ करोगे तो ये तुमको काट लेंगे। लेकिन जो सिराजुद्दौला था वो एकदम यंग था, तो वो इतना उसने अंग्रेज़ों को सही से आंका नहीं, और उसका खामियाजा इसको बाद में भुगतना पड़ा। जो अंग्रेज़ थे उस समय वो इसके जो मौसी थी उसको नाम था घसीटी बेगम, उसके साथ, और घसीटी बेगम का एक लड़का था, उसके साथ मिल के इसके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे थे, और इसके बारे में पता चल गया इसको। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि जो फोर्ट विलियम था ना, वहीं पे एक कमरे में 146 अंग्रेज अफसरों को बंद कर दिया और उसमें से 123 लोगों की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई। उसमें एक हॉलवेल बच गया, और हॉलवेल ने एक बुक लिखी है अ वंडर अलाइव। इसी से हमको इस घटना के बारे में पता चलता है, और इसको ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ईयर याद रखना है कि ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कब हुई थी। तो अब तो अंग्रेज़ इससे काफ़ी गुस्से में आ गए, तो उन्होंने फिर कुछ समय का इंतज़ार किया। फिर एक संधि भी हुई थी, अलीपुर की संधि, वो आपको नहीं देखना है। अब प्लासी के युद्ध में हम लोग चलते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। लड़ाई तो कुछ हुई नहीं थी उस समय। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र। तो सिराजुद्दौला ने आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन जो मीर जाफ़र था ना, वो सेनापति था, उसने इनकी बात नहीं मानी, तो लड़ाई हुई नहीं और सिराजुद्दौला को मार दिया गया। तो ये केवल बस नाम हम लोग सुनते हैं कि प्लासी का युद्ध, लेकिन युद्ध कुछ नहीं हुआ था उसमें, केवल इसको मार दिया गया था, काम खत्म। और जो अंग्रेज़ों की तरफ से था उस समय नेतृत्व तो वो था रॉबर्ट क्लाइव का। तो रॉबर्ट क्लाइव को हेल्प मिली थी घसीटी बेगम से और इसके लड़के से। और ये जो प्लासी का युद्ध था वो हुगली नदी के किनारे लड़ा गया था। और ये जो प्लासी जगह है ये आधुनिक पश्चिम बंगाल में पड़ती है। 2 साल इसके बाद आपको और याद रखने हैं, 1759 में
बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया और यहाँ से मतलब इंडिया से डचों का पत्ता साफ हो गया। उसके बाद हुआ 1760 में वांडीवास का युद्ध, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुए उसको उनको कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है। और ये लास्ट युद्ध था इनके बीच, वांडीवास का युद्ध, यह निर्णायक युद्ध था। इसमें फाइनली जो यहाँ पे सत्ता करने का अधिकार है वो अंग्रेज़ों को मिल गया और फ्रांसीसी केवल यहाँ पे बस बचे कुछ जगह, वो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से। तो जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ पे एक मेन डिसाइसिव पावर के रूप में आए। जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया और कुछ समय के बाद उसने मीर जाफ़र को हटा के उसके दामाद मतलब मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। तो जो मीर कासिम था ये काफ़ी समझदार था। वो जानता था कि हमको केवल कठपुतली के रूप में अंग्रेज यूज कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदल के मुंगेर कर दी। जो मुर्शिदाबाद है वो पश्चिम बंगाल में है, जो मुंगेर है वो बिहार में है। उस समय उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत ही आता था, काफ़ी बड़ा था बंगाल प्रांत। तो वो चाहता था कि अंग्रेज़ों से हम थोड़ा सा, अंग्रेज कलकत्ता पे बेस्ड थे मेनली, तो वो चाहता था कि हम इनसे थोड़ा दूर रहें। तो वो प्लानिंग कर रहा था कि हम किस तरह इनके चंगुल से छूटें, वरना ये हमको कुछ काम करने नहीं देंगे, हम बस नाम के नवाब रहेंगे। तो मीर कासिम ने एक त्रिगुट बनाया। उसमें कौन कौन शामिल था, खुद ये शामिल था और दो और थे। तो जो शाह आलम सेकेंड था उस समय मुग़ल शासक था और जो शुजाउद्दौला था वो अवध का नवाब था। अब अगला युद्ध होता है 1764 में बक्सर का युद्ध, जो अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय इतिहास में। और नोट आपको याद रखना है कि इस समय तक फिर अंग्रेज जान गए थे, तो उन्होंने कासिम को हटा के मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो जो ये युद्ध था वो त्रिगुट और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। तो त्रिगुट का नेतृत्व किया था मीर कासिम ने और अंग्रेज़ों की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। आपको याद रखना है नाम हेक्टर मुनरो का। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई और उसके बाद जो अंग्रेज़ थे वो भारत में एक अकेली सबसे पावरफुल जो शक्ति थी उसके रूप में उभरे। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इसी टाइम 17 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस समय तक वापस जो रॉबर्ट क्लाइव था 1765 में भारत आ चुका था। तो इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया। तो क्या हुआ, इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिल गए और बंगाल में द्वैध शासन मतलब डुअल गवर्नमेंट स्थापित हुई। तो हुआ क्या था कि अंग्रेज इतने चालाकी से क्या किया कि वहाँ के जो सैनिक था और वहाँ से कर वसूलने का काम था वो खुद अपने हाथ में ले लिया और राज्य चलाने का जो काम था वो नवाब को दे दिया, वहाँ का जो इनका कठपुतली बैठा था। तो जब पैसा उसके पास नहीं होगा तो कैसे वो रन करेगा। तो इस तरह वहाँ पे अंग्रेज़ों ने खूब शोषण किया और इसी संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने शाह आलम सेकेंड जो था उस समय मुग़ल शासक, उसको 26 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन दे दी तथा इलाहाबाद व कड़ा के किले थे जो अवध के नवाब से छीनकर शाह आलम सेकेंड को दे दिया तथा अवध जो था उसको अंग्रेज सैनिकों के संरक्षण में ले लिया। उस समय तक मुग़ल से ज़्यादा अवध का नवाब पावरफुल हो गया था। शाह आलम सेकेंड तो बिल्कुल कुछ खास पावरफुल नहीं था। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने डुप्ले से, जो डुप्ले था वो एक फ्रेंच सेनापति था, उससे फूट डालो और राज करो की नीति सीखी थी और इसी बेस पे इन्होंने इसको काफ़ी आगे यूज किया, उससे फ़ायदा भी मिला। एक पॉइंट और लिखा है कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। तो ये हो गया भारत में ब्रिटिश राज का अभ्युदय। 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसके बाद भारत में कोई बड़ा राजा नहीं बचा और जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो आ गई अंग्रेज़ों के पास। तो आपका आधा पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रथम स्वाधीनता संग्राम। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, पता नहीं कितने बार आ चुका है, कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था कैनिंग। और
1858 में क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है उसको ख़त्म करके वायसराय की पोस्ट बनाई गई, और जो कैनिंग था वो भारत का पहला वायसराय भी बना। तो ये भी दोनों आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। अब हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण देखेंगे, तो उसमें अलग अलग हैं। राजनैतिक कारण जो थे वो थे वेली जली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय और मुगल बादशाहों का अस्तित्व में समाप्त होने वाला था। तो वो भी अपना सब मतलब सब लोगों के अलग अलग इसमें हित जुड़े हुए थे। उस समय भारत कोई एक एंटिटी के रूप में नहीं जाना जाता था। सामाजिक कारण देखते हैं तो उस समय क्या था कि सती प्रथा पे 1829 में रोक लगा दी थी विलियम बेंटिंग ने। किसकी हेल्प से? राजा राम मोहन राय की हेल्प से। ये तो आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे। और दूसरा जो सामाजिक कारण था वो था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो 1856 में एक्ट बना कैनिंग के समय। और किसने इसमें हेल्प की? वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है, ईश्वरचंद विद्यासागर का। धार्मिक कारण क्या थे कि भारत में ईसाई मिशनरियों का आवागमन मतलब आए और वो अपने धर्म का प्रचार करने लगे। तो जो यहाँ का जो लोग थे वो तो उससे असहज महसूस करने लगे कि अब हमारा धर्म में और इनके धर्म में तो बहुत सारी डिफरेंस हैं। दूसरा जो धार्मिक कारण था वो था हिंदू मुस्लिम धार्मिक रीति रिवाजों से छेड़छाड़। मतलब कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कई जगह पे हस्तक्षेप किया जो रीति रिवाज थे हिंदू मुस्लिम धर्म के। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम ही थे। तो इस वजह से ये भी एक 1857 की क्रांति का एक धार्मिक कारण बना। आर्थिक कारण क्या था? उच्च भ्रष्टाचार था। जो कंपनी का शासन था उस समय भ्रष्टाचार बहुत चरम पे था, और जो लगान है वो भी ज़बरदस्ती वसूली जाती थी। पैदा हो या ना हो, मतलब जो खेत थे उसमें पैदावार ना हो, फिर भी जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती देना पड़ता था लगान। तो उससे वो भी बहुत गुस्से में थे। और अंग्रेज़ों ने कई सारी ऐसी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ बनाई थी जिससे कि अंग्रेज़ों ने क्या, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, और जो वहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पे इंग्लैंड में, उसको पूरी जानकारी नहीं थी तो उनकी यहाँ पे कैसे शासन चल रहा है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल अपना फ़ायदा देखती थी। अब हम लोग देखेंगे तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण यही था कि उस समय एक नई राइफ़ल इनफील्ड राइफ़ल आई थी, और उसमें एक ये खबर फैल गई थी कि इसमें जो कारतूस थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है। तो इसके चलते मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री जो बैरकपुर में थी, वहाँ के सैनिक थे। उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है कि उन्होंने अपने एजुडेंट की हत्या कर दी। तो इसमें आपको ये याद रखना अच्छा कि क्वेश्चन आ चुका पहले कि मंगल पांडे, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, तो किस इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? तो वो 34वीं इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। तो ये जो इन्होंने अपने ऑफिसर की हत्या कर दी तो इनको 29 मार्च को फांसी दे दी गई। और ये बात आगे मेरठ उत्तर प्रदेश में भी फैल गई। तो यहाँ से 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई सही में, और 12 मई को यहाँ पे जो सैनिक थे और जो बाकी विद्रोही थे उन्होंने मेरठ की जो छावनी थी वहाँ पे लूटपाट की और हथियार लेके पहुँच गए दिल्ली। और दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र को अपना राजा नियुक्त किया या शासक नियुक्त किया। तो जो बहादुर शाह जफ़र थे वो तो उस समय काफ़ी बूढ़े थे, तो उन्होंने अपना सेनापति बख्त खां को उनके नेतृत्व करने के लिए तैयार किया कि आप हमारी तरफ से नेतृत्व कीजिए। नोट यहाँ पे दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था। क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो वो था कमल और रोटी। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जगह पे जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था और दमन करता कौन था। इससे एक क्वेश्चन, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो दिल्ली जो था उसमें बख्त खान ने नेतृत्व किया, अभी मैंने बताया, और जो दमन था वो निकलसन और हडसन ने किया अंग्रेज़ों की तरफ से। मतलब जो अम्बाला है अभी हरियाणा में पड़ता है ये, वहाँ का जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किया राव तुलाराम ने,
और इसका दमन किया निकलसन ने। मेरठ में जो नेतृत्व है वो कदम सिंह ने किया और इसका दमन कैंपबेल ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और दमन ह्यूरोज ने किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ह्यूरोज। और ह्यूरोज का एक स्टेटमेंट भी था कि उसने रानी लक्ष्मीबाई के कब्र के पास खड़े होकर कहा था कि यहाँ पे सोई हुई यह महिला सभी विद्रोहियों में अकेली मर्द है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे, इन लोगों ने नेतृत्व किया। जो नाना साहब थे इनका उपनाम पूछ लेता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो धोंधूपंत इनका वास्तविक नाम था। ऐसे ही तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछ लेते हैं तो वो था रामचंद्र पांडुरंग। रट लो आप, ये दोनों कभी भी आ जाते हैं एग्जाम में। जो कानपुर में दमन किया वो कैंपबेल ने किया। लखनऊ में नेतृत्व किया क्रांतिकारियों का बेगम हजरत महल ने। इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। और ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो वाजिद अली शाह की डेथ काफ़ी जल्दी हो गई। तो अंग्रेज़ों, जबकि इनके पास इनके मतलब छोटा बेटा था, खुद का पुत्र भी था, लेकिन अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये भी चिड़ी हुई थी। और यहाँ लखनऊ में जो दमन किया वो कैंपबेल ने किया। आगे फैजाबाद में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला ने और दमन किया कर्नल नील ने। फतेहपुर में नेतृत्व किया अजीमुल्ला खां ने और दमन किया रेनर्ड ने। बरेली में खान बहादुर खां रोहेला ने नेतृत्व किया और कैंपबेल ने दमन किया। इलाहाबाद में नेतृत्व किया लियाकत अली ने। जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि कौन 1857 की क्रांति में जन सामान्य के नेता थे, तो ये थे लियाकत अली। और यहाँ पे दमन किया कर्नल नील ने। जगदीशपुर ये बिहार वाला है। एक उत्तर प्रदेश में भी जगदीशपुर पड़ता है, तो अभी बिहार का जो आरा जिला है वहाँ पे जगदीशपुर पड़ता है। वहाँ पे क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह ने और इसका दमन किया यहाँ पे विलियम टेलर ने। कुंवर सिंह के बारे में प्रसिद्ध देखिए, उस समय 80 साल के जवान थे। मतलब इनकी एज इतनी थी लेकिन ये बहुत भारी तलवार चलाते थे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के सबसे ज़्यादा विरोधी कौन थे, तो वे तो थे अजीमुल्ला खां, जिन्होंने फतेहपुर से नेतृत्व किया था। जो 1857 की क्रांति है वो उसकी जो लास्ट घटना है वो नोट में हमने लिखी है कि 18 अप्रैल 1858 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। शिवपुरी जगह का नाम है और ये ग्वालियर में पड़ती है। यहाँ पे फांसी दी गई थी। इनके एक दोस्त ने ही धोखा दे दिया था इनको। ये तो मतलब उस समय जब कानपुर में हार गई क्रांतिकारी तो ये वहाँ से भाग निकले और भेष बदलने में काफ़ी माहिर थे, लेकिन अपने दोस्त के धोखे देने की वजह से पकड़े गए आखिर में और 18 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। कुछ और फैक्ट हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया और प्रधानमंत्री थे पामस्टन। दोनों स्टेटमेंट आप ये फैक्ट रट लीजिए, बिल्कुल पता नहीं कब ना आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी किसे कहा जाता है, तो मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। वही है मिर्ज़ा गालिब जो आप सुनते रहे हैं ना, फेमस शायरी मिर्ज़ा गालिब की सुनी होगी ना। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो नाना साहब के सलाहकार थे वो अजीमुल्ला खां थे। वही अजीमुल्ला खां जिन्होंने फतेहपुर से नेतृत्व किया। इस क्रांति में साहूकार, जमींदार, शिक्षित वर्ग शामिल नहीं हुआ था। लोअर जो तबके के लोग थे वो शामिल हुए थे। और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस क्रांति की जांच के लिए अंग्रेज़ों ने पील आयोग का गठन किया। आप बिल्कुल दिमाग में घुसा लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्रांति की विफलता के कारण। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला जो कारण था वो यही था कि जो क्रांति है वो समय से पूर्व शुरू हो गई। इसका जो डेट निर्धारित थी वो 31 मई थी, लेकिन ये 10 मई को ही शुरू हो गई। इसकी भी वजह है, आपने मंगल पांडे मूवी देखी होगी तो उसमें मैं इसके बारे में बताया गया है। दूसरा है नेतृत्व की कमी। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, तो इसमें कोई एक नेतृत्व नहीं था। आपसी फूट भी थी हर जगह, मतलब धोखेबाज घुसे हुए थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को
सिंधिया लोगों ने धोखा दिया था। समाज के सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया था, ये भी एक बड़ा कारण था। और एक लक्ष्य ना होना, मतलब कि सभी अपने अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे। उस समय कोई ऐसा नहीं था कि भारत के लिए लड़ रहे हैं। जब एक चीज़ हो, किसी चीज़ के लिए सब लोग लड़ेंगे तो पावर बढ़ जाती है। परिणाम क्या क्या हुआ, इसके 3 हमने यहाँ पे लिखे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसका अंत हो गया, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उससे, और 1857 तक के जो टाइम पीरियड है उसको कंपनी का रूल कहा जाता है। और इस क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। तो 1857 के बाद के समय को, मतलब 1947 तक को ब्रिटिश क्राउन का रूल कहा जाता है। और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको ख़त्म करके वायसराय का पद बनाया गया। और जो पहले वायसराय थे, मैं बता ही चुका हूँ शुरुआत में वीडियो के, वो थे कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। कुछ लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इसके बारे में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो टी.आर. होम्स है, इसने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष कहा है। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। बेंजामिन डिजायरली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और यही एक राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता जी ने भी कहा है। सील लॉरेंस ने इसे एक सैनिक विद्रोह कहा है। शशि भूषण चौधरी ने इसे स्वतंत्रता का संग्राम कहा है। वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन, इनके तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि वी.डी. सावरकर जी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और जो आर.सी. मजूमदार हैं, इन्होंने कहा है कि ना ही यह प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और एस.एन. सेन उस समय इस 1857 की जो क्रांति के ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, मतलब क्या बोलेंगे, राजकीय सलाहकार थे, इतिहासकार थे। तो इन्होंने क्या कहा है कि यह ना, मतलब इसे राष्ट्रीय संग्राम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक केवल सैनिक विद्रोह कहना भी गलत होगा, क्योंकि सैनिकों के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं 5 जो इस पे इम्पोर्टेंट थी, और ये है इसका लास्ट पॉइंट। तो बुक्स आपको याद रखनी है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर जी ने लिखा। इनको विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर नाम से भी जाना जाता था। द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता जी ने लिखी है। सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार जी ने लिखी है। 1857, ये एस.एन. सेन जी ने लिखी है। और ब्रैकेट में लिखा है राजकीय इतिहासकार। तो ये एस.एन. सेन 1857 की क्रांति के राजकीय इतिहासकार थे। और लास्ट है रिबेलियन 1857, ये बुक के नाम है सभी, और लिखा है इसको पी.सी. जोशी ने। तो ये हो गया आपका ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वाधीनता संग्राम कंप्लीट। मैंने अपनी तरफ से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा दिए हैं, आप इतने को ही याद कीजिए। आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।